नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप जैसे एक रियल टाइम चैट सिस्टम की वास्तुकला पर यूट्यूब वीडियो बनाने की मतलब पूरी की पूरी योजना है। इसमें वीडियो का मेटा डेटा है, थंबनेल के लिए प्रॉम्प्ट्स हैं और स्क्रिप्ट का हर एक हिस्सा शामिल है। तो हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये तकनीक कैसे काम करती है, बल्कि ये भी देखना है कि इतनी जटिल जानकारी को एक आम दर्शक के लिए कैसे पैक किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है थंबनेल प्रॉम्प्ट से, जो अपने आप में काफी मजेदार है। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है व्हाट्सएप्स हिडन मैसेज सीक्रेट, यानी व्हाट्सएप का छिपा हुआ मैसेज रहस्य। और साथ में एक कार्टून कैरेक्टर है जो हैरान होकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है। यह एक क्लासिक हुक है, मतलब दर्शकों को खींचने का एक बेहतरीन तरीका। लेकिन इस आकर्षक पैकेजिंग के पीछे असली इंजीनियरिंग चुनौती छिपी है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो मजबूत हो, भरोसेमंद हो और अरबों लोगों का बोझ उठा सके। स्क्रिप्ट का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। मैसेज डिलीवरी की गति, कम से कम देरी मतलब लेटेंसी, और विश्वसनीयता। तो चलिए इस पैकेजिंग को खोलते हैं और देखते हैं कि यह तथाकथित छिपा हुआ रहस्य असल में क्या है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत सबसे बड़ी चुनौती से होती है। अरबों लोग एक ही समय पर मैसेज भेज रहे हैं। ये वॉल्यूम ही अपने आप में हैरान करने वाला है। सिस्टम इसे तुरंत कैसे संभालता है? स्क्रिप्ट इसे सरल रखती है। सोचिए आप दोस्त को टेक्स्ट भेजते हैं और वो लगभग तुरंत पहुंच जाता है। यह अनुभव इतना सहज है कि हम इसके पीछे की जटिलता के बारे में सोचते ही नहीं। और यहीं पर सिस्टम का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, मैसेज क्यू। स्क्रिप्ट इसकी तुलना एक डाक सेवा से करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संदेश सही क्रम में और बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ें। लेकिन ये सिर्फ एक डाक सेवा से कहीं ज्यादा है। यह सिस्टम के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। शॉक एब्जॉर्बर? ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये भेजने वाले और पाने वाले को एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहने देता। तकनीकी भाषा में इसे डीकपलिंग कहते हैं। सोचिए, अगर आपका दोस्त ऑफलाइन है या उसका नेटवर्क खराब है, तो भी आप मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। आपका काम हो गया। मैसेज क्यू उस संदेश को सुरक्षित रूप से तब तक अपने पास रखता है जब तक पाने वाला उसे प्राप्त करने के लिए तैयार न हो। स्क्रिप्ट में काफका और RabbitMQ का उल्लेख है, जो सिर्फ कतारें नहीं हैं, बल्कि ये हाई थ्रूपुट डेटा पाइपलाइंस हैं जो प्रति सेकंड लाखों संदेशों को संभाल सकती हैं। यह सिस्टम को एक तरह से लचीलापन देता है। ठीक है, तो मैसेज क्यू एक तरह का वेटिंग रूम है जो सिस्टम को सांस लेने का मौका देता है। लेकिन मैसेज हमेशा के लिए तो वहां नहीं रह सकते। उन्हें कहीं तो सहेजना होगा, खासकर हमारी पुरानी चैट्स को। यहीं पर डेटाबेस की भूमिका आती होगी। स्क्रिप्ट में रिलेशनल और नो एसक्यूएल के बीच की क्लासिक दुविधा का जिक्र है। बिल्कुल, और ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये सिस्टम की नींव रखने जैसा है। व्हाट्सएप जैसे सिस्टम के लिए, जहां हर रोज अरबों अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं, टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, स्टेटस अपडेट्स, स्टिकर्स, वहां नो एसक्यूएल डेटाबेस का लचीलापन ज्यादातर जीतता है। रिलेशनल डेटाबेस एक संरचित मतलब टेबल आधारित दुनिया के लिए बने हैं, लेकिन व्हाट्सएप की दुनिया बहुत अव्यवस्थित है। लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस में डेटा की स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी की समस्या हो सकती है। जब मैं कोई मैसेज भेजता हूं तो मैं 100% निश्चित होना चाहता हूं कि वह सही क्रम में पहुंचेगा और खोएगा नहीं। क्या नो एसक्यूएल के साथ ये एक जोखिम नहीं है? यह एक बेहतरीन सवाल है और यह इस डिजाइन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को उजागर करता है। अब बिल्कुल सही है, नो एसक्यूएल डेटाबेस मापनीयता मतलब स्केलेबिलिटी के लिए स्थिरता का त्याग करते हैं। तो व्हाट्सएप जैसे सिस्टम इस समस्या को कैसे हल करते हैं? वे स्थिरता को एप्लीकेशन लेयर पे लागू करते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे? हाँ, इसका मतलब है कि डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कोड लिखना पड़ता है कि संदेश सही क्रम में है, डुप्लीकेट नहीं है और डिलीवरी की गारंटी है। यह एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। आप डेटाबेस से कुछ बोझ हटाकर उसे एप्लीकेशन पर डाल देते हैं ताकि सिस्टम को असीम रूप से स्केल किया जा सके। तो मतलब डेटाबेस को सरम मठा जाता है ताकि उसे स्केल किया जा सके और जटिलता को कोड में संभाला जाता है। अब गति की बात करते हैं। व्हाट्सएप का जादू उसकी तात्कालिकता में है। स्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग का जिक्र है, जिसकी तुलना टेक्स्ट भेजना बनाम फोन कॉल करने से की गई है।
मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि सिस्टम कहता है हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया, चिंता मत करो, और फिर असल काम पर्दे के पीछे करता है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। यही उपयोगकर्ता अनुभव की कुंजी है। जैसे ही आप सेंड दबाते हैं, आपका फोन सिस्टम से एक छोटी सी रसीद प्राप्त करता है और आपको वो सिंगल टिक दिखाई देता है। हाँ, सिंगल टिक। अब आप दूसरे काम कर सकते हैं। सिस्टम बाकी काम, संदेश को रूट करना, उसे डेटाबेस में संग्रहित करना, उसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना, ये सब बैकग्राउंड में करता है। ये सब मिलीसेकंड में होता है, लेकिन ये सिंक्रोनस नहीं है। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग गति का एक तरह से भ्रम पैदा करती है, लेकिन वास्तविक गति के लिए और क्या किया जाता है? स्क्रिप्ट में 2 और परतों का उल्लेख है, कैशिंग लेयर और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी सीडीएन। हाँ, और ये दोनों परतें डेटाबेस पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैशिंग लेयर, जिसमें रेडिस या मेमकैश जैसे टूल का उपयोग होता है, एक सुपरफास्ट मेमोरी की तरह है जो आपके सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डेटा को रखती है। जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर। बिल्कुल, जैसे आपकी प्रोफाइल तस्वीर, आपके करीबी दोस्तों की जानकारी या आपकी हाल की बातचीत। हर बार इन चीजों के लिए मुख्य डेटाबेस तक जाने के बजाय सिस्टम उन्हें कैश से उठा लेता है, जो कि बहुत तेज होता है। और सीडीएन, ज्यादातर लोग सीडीएन को वेबसाइट तेज करने के लिए जानते हैं, लेकिन व्हाट्सएप जैसे चैट ऐप में ये गेम चेंजर कैसे है, खासकर मीडिया के लिए? यहाँ सीडीएन का काम सिर्फ गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिस्टम को बचाना भी है। सोचिए, जब कोई वीडियो या मीम वायरल होता है, उसे लाखों, शायद करोड़ों बार डाउनलोड किया जाता है। हाँ, ये को होता ही रहता है। अगर हर एक डाउनलोड का अनुरोध व्हाट्सएप के मुख्य सर्वरों पर आता, तो वे तुरंत क्रैश हो जाते। सीडीएन उस वीडियो की प्रतियां दुनिया भर में फैले अपने सर्वरों पर संग्रहित कर लेता है। तो जब आप दिल्ली में उस वीडियो को डाउनलोड करते हैं, तो वो शायद मुंबई की किसी सीडीएन सर्वर से आता है, न कि कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप के मुख्य डेटा सेंटर से। अच्छा, सीडीएन यहाँ एक ढाल की तरह काम करता है, जो वायरल ट्रैफिक के भारी बोझ को सोख लेता है, ताकि मुख्य मैसेजिंग सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहे। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है, ट्रैफिक का प्रबंधन। जब कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे नया साल, तो अचानक से अरबों मैसेज भेजे जाते हैं। एक साधारण लोड बैलेंसर तो शायद इस ट्रैफिक की बाढ़ में बह जाएगा। स्क्रिप्ट में एनवॉय प्रॉक्सी का जिक्र है, जिसे एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिसकर्मी कहा गया है। यह एक सामान्य लोड बैलेंसर से ज्यादा स्मार्ट कैसे है? बहुत ज्यादा स्मार्ट। एक सामान्य लोड बैलेंसर ट्रैफिक को बस कुछ सर्वरों के बीच समान रूप से बांट देता है, लेकिन एनवॉय इससे कहीं आगे है। यह एक सर्विस मैश का हिस्सा है जो सिस्टम के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करता है। मतलब ये देखता रहता है कि कौन सा सर्वर ठीक है। हाँ, ये जानता है कि कौन सा सर्वर स्वस्थ है, कौन सा धीमा चल रहा है और किस पर कितना लोड है। ये ना केवल ट्रैफिक को रूट करता है, बल्कि ये सर्वर के स्वास्थ्य के आधार पर गतिशील रूप से निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिए, अगर ये देखता है कि एक सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे उस पर ट्रैफिक भेजना कम कर देगा और स्वस्थ सर्वरों की ओर मोड़ देगा, वो भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। तो एनवॉय ट्रैफिक को तब संभालता है जब चीजें ठीक चल रही हों या धीमी हो रही हों। लेकिन क्या होता है जब कोई सर्वर या सर्विस पूरी तरह से काम करना बंद कर दे? यहीं पर स्क्रिप्ट में सर्किट ब्रेकर पैटर्न का जिक्र आता है। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है। और इसका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह आपके घर के बिजली के सर्किट ब्रेकर की तरह ही काम करता है। अगर कोई उपकरण शॉर्ट सर्किट होता है, तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और उस उपकरण की बिजली काट देता है, ताकि बाकी घर सुरक्षित रहे। ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी यही होता है। सोचिए, व्हाट्सएप में इमेज अपलोड करने वाली सर्विस डाउन हो गई है। अगर बाकी सभी सेवाएं लगातार उस डाउन सर्विस से संपर्क करने की कोशिश करती रहेंगी, तो वे भी उसके जवाब का इंतजार करते करते अटक जाएंगी। जी। इससे एक छोटी सी विफलता कैस्केडिंग विफलता में बदल सकती है, जो पूरे सिस्टम को ठप कर सकती है। जैसे एक हाईवे पर एक कार के खराब होने से मीलों लंबा जाम लग जाता है। बिल्कुल सही। सर्किट ब्रेकर पैटर्न इसी जाम को रोकता है। जैसे ही ये पता लगाता है कि इमेज सर्विस जवाब नहीं दे रही है, ये सर्किट को ओपन कर देता है, यानी अस्थायी रूप से उस सर्विस पर सभी ट्रैफिक भेजना बंद कर देता है। ये बाकी सिस्टम को बताता है, अरे इमेज सर्विस अभी उपलब्ध नहीं है, कुछ देर बाद कोशिश करना, तब तक अपना बाकी काम करो। अरे वाह। ये एक छोटी सी समस्या को एक बड़ी आपदा बनने से रोकता है और सिस्टम को लचीलापन देता है। तो हमारे पास ये सभी अद्भुत घटक हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल, आप इस पूरी चीज को लाखों से अरबों उपयोगकर्ताओं तक कैसे स्केल करते हैं? स्क्रिप्ट में डेटाबेस शार्डिंग का उल्लेख है,
लेकिन क्या डेटा को इस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने से नई समस्याएं पैदा नहीं होती? मान लीजिए मुझे अपने किसी दोस्त के साथ अपनी पूरी चैट हिस्ट्री खोजनी है और मेरा डेटा एक शार्ड पर है और मेरे दोस्त का डेटा किसी दूसरे पर। क्या ये प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल नहीं हो जाएगी? आपने फिर से एक महत्वपूर्ण चुनौती की ओर इशारा किया है। हाँ, शार्डिंग जटिलता को बहुत बढ़ा देती है। ये कोई आसान समाधान नहीं है। शार्डिंग का मतलब है एक विशाल डेटाबेस को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों, जिन्हें शार्ड्स कहते हैं, में तोड़ना और उन्हें कई मशीनों में वितरित करना। और यही एकमात्र तरीका है? यह क्षैतिज रूप से स्केल करने का एकमात्र प्रभावी तरीका है, आपके सवाल का जवाब देने के लिए। हाँ, क्रॉस शार्ड प्रश्नों को संभालना मुश्किल है। इसके लिए एक बहुत ही परिष्कृत रूटिंग परत की आवश्यकता होती है जो ठीक-ठीक जानती हो कि किस उपयोगकर्ता का डेटा किस शार्ड पर संग्रहित है। जब आप और आपका दोस्त चैट करते हैं तो सिस्टम को दोनों शार्ड से डेटा को कुशलतापूर्वक लाना और मिलाना पड़ता है। यह धीमा हो सकता है। यही वजह है कि व्हाट्सएप जैसी सेवाएं कुछ सुविधाओं को अनुकूलित करती हैं और दूसरों को सीमित करती हैं ताकि प्रदर्शन बना रहे। फिर से वही ट्रेड ऑफ वाली बात आ गई। बिल्कुल, यह फिर से एक ट्रेड ऑफ है। असीम मापनीयता के लिए कुछ परिचालन जटिलता को स्वीकार करना। इतने सारे चलते हुए पुर्जों, शार्ड्स, सर्विसेज, सर्किट ब्रेकर्स, कैश के साथ डेवलपर्स को कैसे पता चलता है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है? क्या वे बस शिकायतों का इंतजार करते हैं या कोई सिस्टम है जो उन्हें पहले ही आगाह कर देता है? यहीं पर मॉनिटरिंग यानी निगरानी की भूमिका आती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कुछ ग्राफ देखने के बारे में नहीं है। ये सिस्टम की नब्ज पर लगातार हाथ रखने जैसा है। स्क्रिप्ट में प्रोमीथियस जैसे टूल का उल्लेख है जो एक टाइम सीरीज डेटाबेस है। ये सिस्टम के हर घटक से लगातार हजारों मैट्रिक्स इकट्ठा करता है। हर संदेश को भेजने में कितने मिलीसेकंड लग रहे हैं, हर सर्वर पर सीपीयू का उपयोग कितना है, त्रुटि दर क्या है, कैश हिट रेट क्या है। तो ये सिस्टम का एक हेल्थ डैशबोर्ड है। ये उससे भी बढ़कर है। ये एक भविष्यवाणी करने वाला प्रहरी है। इंजीनियर इन मैट्रिक्स पर अलर्ट सेट कर सकते हैं। वे सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या सिस्टम डाउन है, बल्कि वे ये भी देखते हैं कि क्या किसी विशेष सर्वर क्लस्टर में लेटेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा। या क्या त्रुटि दर सामान्य से 5% अधिक है। ये उन्हें समस्याओं के उपयोगकर्ता को प्रभावित करने से पहले ही पकड़ने और ठीक करने की अनुमति देता है। अच्छी निगरानी प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय होती है, प्रोएक्टिव। तो इस सब को एक साथ देखे तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने एक आकर्षक थंबनेल छिपे हुए रहस्य के साथ शुरुआत की थी, पर ऐसा लगता है कि असली रहस्य कोई एक जादुई चीज नहीं है, बल्कि इन सभी घटकों का एक जटिल और सुरुचिपूर्ण संयोजन है जो मापनीयता और विश्वसनीयता के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, मुख्य बात यह है कि इस तरह का सिस्टम बनाना किसी एक चांदी की गोली मतलब सिल्वर बुलेट के बारे में नहीं है, बल्कि यह हर कदम पर सावधानीपूर्वक वास्तुशिल्प निर्णय लेने और ट्रेड ऑफ करने के बारे में है। आप गति के लिए स्थिरता का त्याग करते हैं और फिर उस स्थिरता को कोड में फिर से बनाते हैं। सही। आप मापनीयता के लिए सादगी का त्याग करते हैं और फिर उस जटिलता को शक्तिशाली निगरानी के साथ प्रबंधित करते हैं। यह एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, लेकिन एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा जहां संगीतकार प्रदर्शन के दौरान ही अपने वाद्यंत्रों की मरम्मत और अदला बदली भी कर रहे हैं। और फिर भी धुन बेसुरी नहीं होती। बिल्कुल। वाह, ये एक बेहतरीन नजरिया है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे-छोटे स्मार्ट निर्णय मिलकर एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं जिस पर हम सब हर रोज भरोसा करते हैं। और ये भी कि इन स्रोतों का उद्देश्य इन जटिल विचारों को सरल बनाना था, लेकिन असली कहानी उन ट्रेड ऑफ्स में छिपी है जिन्हें वे हर दिन करते हैं। हमारे आज के विश्लेषण के अंत में एक विचार। ये स्रोत संदेश को पहुंचाने की वास्तुकला पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये है, व्हाट्सएप की एक मुख्य विशेषता एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को सुनिश्चित करने के वास्तुशिल्प निहितार्थ क्या है? ये सोचने वाली बात है। जब संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के अलावा कोई और, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी संदेश को नहीं पढ़ सकता, तो इससे सिस्टम डिजाइन पर क्या असर पड़ता है? संदेश की सामग्री को सुरक्षित करने से कैशिंग, सर्वर साइड सर्च या यहाँ तक कि कंटेंट मॉडरेशन जैसे घटकों के लिए चुनौतियाँ कैसे बदल जाती हैं? यह एक पूरी तरह से अलग और शायद और भी गहरा तकनीकी रहस्य है।